के सरपंचों के लिए कोरोना वायरस कोविड-19 से जुड़ी एक आवश्यक सूचना। दूसरे राज्यों और शहरों से वापस आए लोगों की पहचान कर उनकी सूची बनाएं। उनको कोविड-19 से बचने के तरीके, उसके लक्षण और इलाज के बारे में बताएं। क्वारंटीन करने से पहले उन्हें बताएं कि उनके और उनके परिवार के हित के लिए है। विश्वास दिलाएं कि डरने की कोई बात नहीं है। जिन्हें बुखार, खांसी या सांस की तकलीफ हो रही हो, उनके साथ कोई भेदभाव न करें। कोविड-19 से बचाव जिम्मेदारी है आपकी और हमारी। अधिक जानकारी के लिए अपने जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी से संपर्क करें या भारत सरकार के हेल्पलाइन नंबर 1075 पर कॉल करें। कोविड-19 जागरूकता कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को दीपक हटवार का नमस्कार। घटा छा गई है, बाहर आ गई है, ओ घटा छा गई है, बाहर आ गई है। दिल से दिल को जोड़ दो, ये दूरियां फासले क्यों, अब दिल से दिल को जोड़ दो। आ तुझको बाहों में भर लूं, आ तुझको बाहों में भर लूं, ओ लाज के पहरे तोड़ दो। कहीं खो गई तेरी हो गई, मैं प्यासा राही तू बनघट की रानी, बुझा प्यास मेरी तेरी मेहरबानी। घटा छा गई है, बाहर आ गई है। श्रोताओं, कैसे हैं आप? बरखा की रिमझिम फुहारों ने तो हर तरफ सराबोर कर दिया है धरा को। नदी, तालाब, पोखर मुस्कुराने लगे हैं। रिमझिम बूंदों संग फूल और पत्ते गीत गाने लगे हैं। ये गीत है नव श्रृंगार का, ये गीत है नवजीवन का, प्रकृति का नवजीवन।
खेतों की ओर कदम बढ़ाते किसानों के चेहरे पर आई मुस्कान को मानो दूर से बादलों ने धरती पर भेजा हो, बारिश की रिमझिम फुहारों के संग। हाथों में नजर आती छतरी मानो युद्ध में जा रहे सैनिकों के हाथों में ढाल की तरह नजर आ रही है। जहां तक ढाल की बात है श्रोताओं, तो इन दिनों कोरोना से सुरक्षा के लिए बरसात के मौसम में भी हमें सुरक्षा की ढाल का खास ध्यान रखना है। ये ढाल है भीड़ से बचना, दूरी बनाकर रखना, मास्क लगाना, खांसते छींकते समय मुंह ढक लेना। ये सावधानियां ही तो ढाल है उस छाते की तरह जो हमें बरसात में भीगने से बचाता है। श्रोताओं, जिस प्रकार से हमें सड़क पर वाहन चलाते समय गड्ढे पर जमा पानी पर जोर से वाहन न चलाकर दूसरे राहगीरों का ध्यान रखना है, इसी तरह से खांसते या छींकते समय भी हमें दूसरों का ध्यान रखना है। कुल मिलाकर बरसात का मौसम भी हमसे यही कह रहा है कि मौसम के इस मस्ताने अंदाज का मजा जरूर लें, मगर सावधानी के साथ।
जी नमस्कार, मैं डॉक्टर नितिन एम नागरकर, डायरेक्टर एंड सीईओ एम्स रायपुर। मैं आप सबको यही बताना चाह रहा हूं कि आप जानते हैं कि कोविड-19 का ये वायरस का इन्फेक्शन पूरी दुनिया में फैला हुआ है। इसको वैश्विक महामारी यानी पैंडेमिक कहते हैं, मगर ये ऐसा नहीं है। मेजॉरिटी पेशेंट्स जो इसमें जिनको ये संक्रमण होता है वो ठीक होकर के बाहर जा रहे हैं। 80% लगभग बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। बाकियों को अगर हॉस्पिटल में जिनमें भर्ती भी करते हैं, ठीक भी रहते हैं, तो भी वो वक्त के साथ उनमें भी सुधार आ रहा है। और जब भी ये पेशेंट डिस्चार्ज होकर वापस जाते हैं, अपना बाकी घर जाते हैं, बेशक हम उनको पहले 2 हफ्ते के क्वारंटाइन अपनी सेफ्टी के लिए बोलते आए, लेकिन बाद में वो बिल्कुल नॉर्मल की तरह गुजर बसर कर सकते हैं। वो बाकी आपके भाई बहनों की तरह हैं और वो बिल्कुल सोसाइटी में आम आदमी की तरह घूम सकते हैं। उनके साथ बिल्कुल कोई भेदभाव करने की जरूरत नहीं है, कोई भी स्टिग्मा पालन करने की जरूरत नहीं है। ये जस्ट एक वायरल इन्फेक्शन है और वायरल इन्फेक्शन जिससे वो पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं, तो बिल्कुल उनके साथ कोई भेदभाव की जरूरत नहीं है। वो नॉर्मल है बाकी की तरह। उसी तरह से जो डॉक्टर्स, नर्सेस, स्टाफ जो भी हॉस्पिटल में होते हैं, या पुलिस ऑफिसर्स, या जो भी सफाई कर्मचारी, सुरक्षा कर्मचारी, जो भी ऐसे मरीजों की देखभाल में आगे आते हैं, उनके साथ भी भेदभाव ना करें। वो आपके लिए बिल्कुल योद्धाओं की तरह सामने खड़े हैं और आप ही की जान बचाने के लिए वो पूरी तरह से 24 घंटे संघर्ष कर रहे हैं। वो आपके मित्र हैं, उनसे प्यार करें, उनको सपोर्ट करें, तो वो और अच्छी तरह से आपकी मदद करेंगे। धन्यवाद। श्रोताओं, पूरे देश के साथ छत्तीसगढ़ में भी कोरोना से संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या इन दिनों बढ़ तो रही है, मगर ये संख्या इतनी खतरनाक नहीं है जितनी अन्य प्रांतों में है। हाँ, इसके संक्रमण को रोकने का काम सिर्फ स्वास्थ्य विभाग का ही नहीं है, बल्कि हम सबका है। और एक संतोषप्रद बात यह भी है कि हमारे प्रदेश में कोरोना से काल कवलित होने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। और दूसरी अच्छी बात यह है कि कोरोना से संक्रमित पॉजिटिव लोग बड़ी संख्या में ठीक हो रहे हैं। कुल मिलाकर अभी अस्पताल में भर्ती होने वाले और ठीक होने वालों की क्या स्थिति है, हमें बताया अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स रायपुर की चिकित्सक डॉक्टर पद्मा दास ने। आकाशवाणी की ओर से डॉक्टर पद्मा दास जी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। थैंक यू। डॉक्टर पद्मा दास जी, आप बताएंगे कि अभी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में अभी जो पेशेंट्स आ रहे हैं कोरोना के, उनके लिए स्थान की अभी क्या स्थिति है? तो बढ़ाया गया है, अभी नंबर ऑफ डेज बढ़ाए गए हैं। हमारे डायरेक्टर सर एम्स के जो हैं वो बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं, बहुत जगह बढ़ाने के लिए। और भी स्क्रीनिंग एरियाज और वार्ड्स तैयार हो रहे हैं कोविड पेशेंट के लिए, सस्पेक्टेड कोविड पेशेंट के लिए। और अभी ऑलरेडी एक नया वार्ड भी C1 ब्लॉक में ऑलरेडी बन चुका है जी। तो बेड स्ट्रेंथ, आईसीयू फैसिलिटीज और स्क्रीनिंग एरिया और भी बढ़ाया जा रहा है। डॉक्टर दास, बहुत सारे मरीज जो हैं वो एम्स से ठीक होकर बाहर निकल रहे हैं, अपने घर जा रहे हैं और नए पेशेंट आ रहे हैं, तो ये जो रेशियो है ये अभी कितना चल रहा होगा एम्स में? नहीं, इट्स क्वाइट, मतलब ये तो बहुत ही अभी मतलब फेवरेबल कंडीशन में है। बहुत ज्यादा डेथ रेट हमारा हेवी नहीं है बिल्कुल। जी जी। तो जो भी अभी डेथ्स हो रहे हैं दैट इज मोस्टली ड्यू टू एसोसिएटेड कोमॉर्बिड कंडीशन जो है। पेशेंट आइदर क्रोनिक किडनी डिजीज में है या फिर सम वेरी मतलब केमो ले रहा है और वेरी मतलब टॉक्सिक कंडीशन में है। साइमल्टेनियसली उसका अगर होता है साथ में कोविड, तो मे बी ड्यू टू कोविड और मे नॉट बी ड्यू टू कोविड ऑल्सो। हाँ, तो ये रेट भी बहुत कम है, बहुत ही कम है। नहीं, इसके अलावा जो ठीक होकर बाहर जा रहे हैं, हम ठीक होने वालों की बात कर रहे हैं, उनकी स्थिति अभी कैसी है? उनकी संख्या तो मैक्सिमम वही तो है जी। मतलब वेरी रेयरली वी गेट सम कोमॉर्बिड कंडीशंस डेथ वो हो रहा है, बट टोटली ड्यू टू कोविड बहुत कुछ भी नहीं है सर। जी जी जी। आमतौर पर डॉक्टर पद्मा दास जी, कोरोना को लेकर लोगों में एक बहुत ही घबराहट दिखाई देती है, डरते हैं लोग, बताने से भी डरते हैं। लेकिन जिस तरह से हमारे छत्तीसगढ़ में लोग ठीक होकर बाहर निकल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे कोरोना के बारे में आप? कोरोना वायरस का इतना ज्यादा
मतलब मोर्टालिटी इंडेक्स तो है नहीं जी। और एक चीज है, एक प्रॉब्लम इसके साथ है वायरस का, हाई ट्रांसमिसिबिलिटी, जल्दी वो फैलता है। तो बस जल्दी फैलना जैसे बंद करें, उसके लिए जो मेजर्स लेना चाहिए वो हमें लेना चाहिए। मतलब हमें मास्क पहनना चाहिए, हमें हाइजीन मेंटेन करना चाहिए, हैंड वॉश रेगुलरली करना चाहिए, डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना चाहिए। दीज आर इम्पोर्टेंट थिंग्स टू रिड्यूस ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ द वायरस। बट ऐसे देखा जाए तो मोर्टेलिटी इंडेक्स बहुत कम है। सो जो पेशेंट्स को होने से ज्यादा खतरा है कोरोना वायरस का इन्फेक्शन, उनको थोड़ा हम दूर रखना चाहिए ज्यादा। मतलब एक्सट्रीम्स ऑफ एज, जो कि एल्डरली पर्सन, हाइपरटेंसिव पर्सन, डायबिटिक पर्सन, और जो कैंसर पेशेंट्स जो केमो ले रहे हैं, अदर कोमॉर्बिडिटी जो के बहुत सारे मॉर्बिड पेशेंट्स हैं हमारे घर में, उनसे हमें थोड़ा दूर रहना चाहिए। और बाकी का सारा कंडीशंस ऐसे मेंटेन करना चाहिए जैसे इन्फेक्शन वहां पे फैलेगा ही नहीं जी। तो बस इतना ही, हमें ट्रांसमिसिबिलिटी बंद करना चाहिए। हमें और ज्यादा उसका ज्यादा कुछ है नहीं, ऐसे तो डेथ रेट भी ज्यादा नहीं है जी। लोग ठीक होके बहुत ज्यादा लोग भी जा रहे हैं घर। तो इसका सिर्फ उतना हमें ट्रांसमिसिबिलिटी, चेन ऑफ ट्रांसमिशन ब्रेक करना है हर जगह पे। वही एक ही चीज है, हमारा जनरल पब्लिक इतना ही कर सकते हैं। डॉक्टर पद्मा दास जी, हमारे छत्तीसगढ़ के संदर्भ में अगर बात करें तो आप बताएंगे कि छत्तीसगढ़ की स्थिति अभी अन्य राज्यों की तुलना में जो ट्रांसमिशन है उसको देखते हुए अभी छत्तीसगढ़ की स्थिति कैसी है? ये बहुत ही बेटर कंडीशन में है, क्योंकि बहुत डेथ रेट बहुत ही कम है और लोग बहुत ठीक हो रहे हैं। ऐसे देखा जाए तो दूसरे स्टेट के हिसाब से हमारा मतलब नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ केसेस भी बहुत कम है जी। तो वी आर इन अ बेटर कंडीशन ऑल्सो। डॉक्टर दास, छत्तीसगढ़ के संदर्भ में लोगों की ये भी उत्सुकता है कि अभी जिस तरह से कोरोना के पेशेंट्स हर दिन मिलते जा रहे हैं, पॉजिटिव केस मिलते जा रहे हैं और हर दिन डिस्चार्ज होके ठीक होके लोग लौट भी रहे हैं अपने घर, तो ये जो क्रम है नए पेशेंट के मिलने का, ये जो क्रम है, क्या इसका भी कोई काल होता है, कोई समय होता है? एक्चुअली अभी तो उसका पीक स्टेज बोल रहे हैं, जून लास्ट वीक जुलाई फर्स्ट वीक तक पीक रहेगा, मतलब बढ़ता जाएगा ग्रेजुअली केसेस जी कोरोना के। हाँ। और तभी फिर उसके बाद वो कम हो सकता है, ग्रेजुअली कम भी हो जाएगा। जून लास्ट वीक और जुलाई फर्स्ट वीक, हाँ, जो वो था पहले का हमारा ये था प्रीमॉन्सून जो किए थे जी, फोरकास्ट जो हुआ था अकॉर्डिंगली इंडिया के लिए। हाँ। तो तब तक हमें वेट करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि कितना लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं। और ऑफकोर्स हमें साथ में ट्रांसमिशन लिंक को भी काटना पड़ेगा जी। अभी देखना पड़ेगा कि कैसे ट्रांसमिशन कम हो लोगों में, मिनिमम करने का कोशिश करेंगे। टेस्टिंग तो चल ही रहा है जी। तो आई थिंक कि मतलब उसके बाद हम लोग थोड़ा कम केसेस मिलेंगे हमें। तो ये मान के चले हम कि जुलाई फर्स्ट वीक के बाद में जो रफ्तार है मरीजों के बढ़ने की वो कम होती जाएगी। यही तो मतलब फोरकास्टिंग तो वही हो रहा है कि ऐसे ही होगा करके आफ्टर अटेनिंग पीक एक बार होने के बाद जी कम तो होंगे पेशेंट ग्रेजुअली। डॉक्टर दास, अगर पूरे देश की बात करें तो अभी पूरा देश हमारा किस तरफ जा रहा है, देश के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? एक्चुअली ये कोई भी नहीं बता सकता कि जैसे कंडीशन चल रहा है, बट हम लोग काफी बेटर कंडीशन में हैं अलग प्रांतों से जैसे खबर आ रहा है। तो वी होप कि हमारा पीक भी थोड़ा कम ही हो और हम हॉस्पिटलाइजेशन भी कम हो, सो दैट हम हैंडल कर पाएंगे केसेस को जी अच्छे से। यही है हमारा मोटिव। क्या कहना चाहेंगे लोगों को आप? कोरोना के मामले जिस तरह से बढ़ रहे हैं और अभी कंटेनमेंट जोन जो है वो शहर में अलग अलग इलाकों में लगाए जा रहे हैं, लोगों से क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर दास? लोगों से बस इतना रिक्वेस्ट है कि नॉर्मली जो बताया गया था अभी उसको मेंटेन करें। मतलब हम थोड़ा इम्पेशेंट होके अगर छोड़ देंगे सारा चीज, मास्क पहनना, हैंड वॉश करना, बिना कारण इधर उधर जाना अगर चलेगा इस तरह का, मतलब ये सब चीजें थोड़ा सा कंट्रोल में अभी भी हमारे पास मतलब खतरा है, हम मानना चाहिए हम प्रिकॉशंस को जी। सोशल डिस्टेंसिंग ये सब करना चाहिए, क्योंकि जैसे रास्ते में ट्रैफिक जाम हो जाना,
लोगों में सोशल डिस्टेंसिंग कम होना है, ये सब लीड कर सकता है, ट्रांसमिशन और भी ज्यादा हो सकता है। अभी हाई टाइम है, अभी पीक टाइम है, इसलिए हम थोड़ा सा सावधानी बरते और मान के चले, जो हमारा स्ट्रिक्टली हमारा जो प्रिकॉशन बोला गया है हमें उतना मान के चले, तो दैट हम एटलीस्ट केस नंबर ऑफ केसेस को कम कर सकते हैं। जी, तो हम उम्मीद करते हैं डॉक्टर पद्मा दास जी की आपने जो हिदायतें दी हैं लोगों के लिए सुरक्षित रहने के लिए, सभी लोग उसका पालन करेंगे और हमारे प्रदेश और देश से कोरोना को दूर करेंगे हमेशा के लिए। इस बातचीत के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। गुंचा गुंचा शबाब निखरा है, पत्ती पत्ती गुलाब लगती है।
का नशा छलका है हवाओं से, आज शबनम शराब लगती है। तू बिछड़े तो जान लुटा दूं, तू बिछड़े तो जान लुटा दूं, सारे जहां में आग लगा दूं। तेरे बिन मेरा क्या खो जाए, ये कोई इस दुनिया को क्या समझाए। मेरे हमराही हमराही मेरे हमराही, है मेरे संग तू, है मेरे संग तू, तो गम क्या चलना है तेरी जुल्फों के साए साए। मेरे हमराही हमराही मेरे हमराही, हमराही मेरे हमराही, हमराही मेरे हमराही, हमराही मेरे हमराही, हमराही मेरे। नमस्कार, मैं अनुष्का शर्मा बोल रही हूँ। जब देश भर की महिलाओं ने ये ठान लिया था कि वो सबको दरवाजा बंद तो बीमारी बंद का पाठ पढ़ाएंगी, तो किसने सोचा था कि उनकी ये पहल इतनी बड़ी लहर बन जाएगी। आज कोरोना वायरस महामारी के समय में हम सबको स्वच्छता के इस पाठ को दोबारा याद करना और कराना है, क्योंकि अगर हम अपने आसपास सफाई का ध्यान रखेंगे, खुले में शौच ना जाकर खुद को स्वस्थ और भारत को स्वच्छ रखेंगे, तो हम किसी भी प्रकार की बीमारी से लड़ने के लिए सक्षम बनेंगे। इसीलिए आइए आज फिर उसी पाठ को दोहराते हैं। खुले में शौच ना करके, शौचालय का दरवाजा बंद करके बीमारी को देश से दूर भगाते हैं। कीजिए शौचालय का इस्तेमाल और रहिए खुशहाल। हर कोई हर रोज हमेशा। जय हिंद। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय। श्रोताओं, कोरोना के संक्रमण के कारण देश का शायद ही ऐसा कोई क्षेत्र होगा जो प्रभावित न हुआ हो। लॉकडाउन खत्म होने के बाद कई क्षेत्रों में गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं, मगर एक क्षेत्र ऐसा है श्रोताओं जिससे जुड़े कई लोगों को इन दिनों आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। वो है कला का क्षेत्र। जी हां, हम बात कर रहे हैं हमारे अंचल के कलाकारों की। एक वो समय था जब हर महफिल में इन कलाकारों का फन बोला करता था, मगर कोरोना की वजह से ये साज और आवाज जैसे थम से गए हैं। ऐसे कलाकारों को कुछ लोग आर्थिक सहयोग प्रदान कर इनके संकट के साथी बने हैं। तो आइए आज हम मिलते हैं संस्था स्वर सप्तक के संचालक श्री उदय दास से, जिनकी संस्था कई जरूरतमंद कलाकारों की मदद कर रही है। हमारे साथ हैं श्री उदय दास। आकाशवाणी की ओर से उदय जी, हम आपका स्वागत करते हैं। जी धन्यवाद। उदय जी, विगत कुछ दिनों से हम अखबार में पढ़ रहे हैं और सोशल मीडिया में भी देख रहे हैं कि आप हमारे अंचल के कलाकारों को आर्थिक मदद कर रहे हैं। तो ये वाकई में अपने आप में बहुत ही अनुकरणीय कार्य है, क्योंकि कोरोना काल के इस दौर में हमारे क्षेत्र के बहुत से कलाकार जो अलग अलग विधा से जुड़े हुए हैं, उन कलाकारों के सामने एक आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न हुई है। तो उदय जी, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके मन में ये विचार कैसे आया? इसके पहले भी अपना विगत कई सालों से भी है, जो कला जगत से जुड़े जो गायक वादक लोग रहे हैं जी, जब भी कोई जानकारी मिलती थी तो एक प्रयास रहता था कि उनसे जाकर के मिले। जैसा शेख हुसैन जी भी 2 बार आयुर्वेदिक कॉलेज में एडमिट थे जी, तो उस समय भी मैं जाकर के उनसे मिला, तो पता चला कि कुछ मेडिसिन चाहिए, तो विवेकानंद आश्रम से लेकर के उनको दिया जी। तो अभी ये चूंकि लॉकडाउन में तो बहुत बड़ा मतलब अपना वज्रपात हो गया है कला जगत पर, तो 2-2.5 महीने से हम लोग देख रहे थे कि मतलब अपना कोई आगे कैसे नहीं आ रहा है, जबकि हमारे यहाँ फिल्म इंडस्ट्री भी है और बड़े बड़े स्टूडियो भी है जिनसे सारे सिंगर म्यूजिशियन जुड़े हुए हैं। तो तब जाके हम लोगों ने हमारे ग्रुप में ये निर्णय लिया है कि हम लोग को छोटा मोटा कम से कम 10 लोग कलाकारों के लिए जो जरूरतमंद है उनको छोटी सी सहयोग राशि दिया जाए, जिससे कम से कम 15 दिन महीने दिन का उनका
घर का काम अच्छे से चल सके। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो उदय जी, इसके लिए आर्थिक जो व्यवस्था है ये किस तरह से आप लोग करते हैं? हमारे ग्रुप में 60 मेंबर है भैया जी। तो हम लोगों ने मैसेज डाला था, तो उसमें जो जो लोग जैसा सहयोग कर रहे हैं उसके हिसाब से हम लोग अपना पर डे जो है अपना अभी तक 18 लोगों को परसों जो है अपना कलाकारों को जो जो जानकारी जैसे जैसे पता चलती गई उसके हिसाब से हम लोगों ने वो सहयोग राशि दी है। और अभी भी अपना ये कम से कम ये 5 से 10 और तक अपना जाने की उम्मीद है, क्योंकि हमारे ग्रुप के मेंबर्स काफी उत्साहित हैं इस काम को देख करके, क्योंकि जो जरूरतमंद कलाकार हैं उनका सब अपना बातें सुन रहे हैं ना, तो उनको लग रहा है कि नहीं ये काम को और अच्छे से करना चाहिए। जी। तो ये जो कलेक्शन आप लोग जो करते हैं ये क्या प्रति व्यक्ति के हिसाब से करते हैं या हर दिन के हिसाब से करते हैं? किस तरह का कलेक्शन होता है आपका? नहीं, ग्रुप में जो भी क्या बोलता बताते हैं कि क्या बोलता मैं अपने तरफ से अपना कुछ पैसा इसमें दे रही हूँ करके या दे रहा हूँ, तो फिर वो हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं। हमारा टारगेट यही कि पर डे 2500 रुपये जो है, अब वो 1000 रुपया कोई दे रहा है, कोई 2000 रुपया दे रहा है, कोई 500 रुपया दे रहा है जी, वो उनके ऊपर में है वो। तो हमारे ग्रुप में ज्यादातर संगीत से जुड़े लोग हैं और अपना सबके लिए संगीत के लिए खास करके बहुत अच्छी जगह है जो कला को और कलाकार को काफी अपना मानते हैं, इसलिए हम लोग ऐसा कुछ काम जो है कर पा रहे हैं। उदय जी, आप संगीत के क्षेत्र से बहुत पुराने समय से जुड़े हुए हैं, विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करते आ रहे हैं। जरा अपने बारे में बताएं कि किस तरह से इसकी शुरुआत हुई और किस तरह से आप जुड़े हैं? स्कूल लाइफ से ही हमारा एक छोटा से अपना ग्रुप था भैया, जिसमें अपना गाना बजाना होता था, और मैं तो अपने स्कूल समय में सांस्कृतिक सचिव भी रहा हूँ जी। तो ये चीज तो शुरू से था ही अंदर में संगीत। अब धीरे धीरे अपने जहाँ मैं रहता हूँ भनपुरी में, तो शो करते 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 आखिर 2009 में राज कपूर नाइट लेकर के मुक्ता काशी मंच में पदार्पण किए हम लोग। फिर वहां से ईश्वर की कृपा ऐसी हुई और कलाकारों का रुझान भी अच्छा मिलने लगा और ऑडियंस भी आने लगे, तो हमारा उत्साह जो है आज तक कम नहीं हुआ है और यही अपना कोशिश अभी निरंतर जारी है। कुछ ना कुछ शोज न्यू कमर्स के लिए अच्छे टैलेंटेड सिंगर्स को लेकर के करते रहे। उदय जी, जो कलाकार ऑर्केस्ट्रा से जुड़े हुए हैं, चाहे वो गायक हों या वादक हों, अभी हमारे रायपुर की अगर हम बात करें तो रायपुर में ज्यादातर कलाकार क्या ऐसे ही हैं कि जिनकी रोजी रोटी केवल संगीत से ही चल रही है या उसके अलावा अपने किसी परमानेंट काम से भी जुड़े हुए हैं? नहीं, कुछ लोगों का तो अपना जॉब भी है भैया और अपना कुछ लोगों के फैमिली में कुछ ना कुछ है अरेंज, लेकिन 60% 70% लोग वो ही लोग हैं जिन लोग का पूरा रोजी रोटी यही है जी। खास करके अपना जो लोक कला संगीत से जुड़े ज्यादातर लोग मिलते हैं उसमें तो यही मतलब अपना पता चलता है कि उन लोग पूरा इसी में पूरा निर्भर है। पीड़ा इस बात की है कि हम लोग का तो छोटा सा ग्रुप है जी, लेकिन जो जो अपना प्रोड्यूसर्स है जो 25-30 लाख 40 लाख फिल्मों का मतलब अपने इतने पैसों का एक फिल्म निर्माण करते हैं और फिर स्टूडियो के मालिक लोग भी अपने जिन लोग सिंगर और म्यूजिशियन से काम भी लेते हैं उनको कम से कम थोड़ा बहुत भी अगर अपने कलाकारों को हेल्प करते तो मतलब इतनी भीषण समस्या जो है आज उभर के नहीं दिखती हम लोग को। कहीं ना कहीं पर ये जो है अपना कलाकारों के प्रति जो है थोड़ा सा वो सहानुभूति नहीं मिल पा रही इन लोग को। फिर भी हम लोगों ने कोशिश किया है और कोशिश कर रहे हैं कि अपना और भी सारी संस्थाएं हैं वो भी अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार कलाकारों के हेल्प के लिए आ गया है, क्योंकि यही कलाकार हमारे शहर का और अंचल का नाम रोशन करते हैं। उदय जी, जो मेंबर्स आपके ग्रुप में हैं उनके नाम आप बताना चाहेंगे? हाँ सर, गरिमा दिवाकर है, श्वेता महिमा दास है, मनोज बर्मन है, ओम प्रकाश बंजारे जी है, दिनेश वर्मा है, प्रवीण जाधव जी है, प्रेरणा दिवाकर है। ये सारे मेंबर्स हैं आपके ग्रुप के? हाँ, सिंगर्स म्यूजिशियंस लोग ही ज्यादा है, मोनिका वर्मा है। हाँ जी। उदय जी, क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि आपके इस कार्य को देखकर, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोग देख रहे हैं कि आप जरूरतमंद कलाकारों को मदद कर रहे हैं, कुछ अन्य लोग भी मदद का हाथ बढ़ा रहे हैं, ऐसी कोई घटना हुई है क्या? हुई है भैया, अपना एक म्यूजिक अरेंजर लड़का है उमेश कुमार, अपना वो भी अपना कंपोजिशन और अपने आवाज को लेकर के कुछ ना कुछ क्रिएट करते रहता है सोशल मीडिया में, अच्छा गाता है वो। तो उसने जब अपना चीज देखा तो उसने कॉल किया, फिर उसने अपना
2,000 रुपए की मदद के लिए। फिर तो इससे साफ पता चलता है कि कलाकारों के प्रति सहानुभूति काफी है। बस ये थोड़े से उन लोग के प्रति ये ज्यादा जरूरी है जो अपना इस क्षेत्र से अच्छा मान सम्मान दौलत शौहरत हासिल किया है। उन लोग अगर इसमें थोड़ा सा भी अपना रुचि दिखाए तो वो अच्छे तादाद में कलाकारों को हेल्प कर सकते हैं। वो तो उदय जी, आने वाले दिनों में इस आर्थिक सहयोग को लेकर आपकी और कोई ऐसी बड़ी योजना है कि इसे और किसी बड़े पैमाने पे किया जाए, क्योंकि कलाकारों की संख्या काफी है? जी नहीं, हमारी कोशिश ये है कि अपना हमारे छत्तीसगढ़ के जो सीएम है उनसे मिले और उनसे जाकर के अपना जो अभी तक हम लोगों ने किया वो पूरा ब्यौरा दें और उनसे अपील करें कि अपने अंचल के कलाकारों को अनदेखा ना करें, क्योंकि अभी कोविड-19 के समय में बाहर के जो हमारे जो मजदूर हैं सबको हम उन्हें बुला रहे हैं और अपना सेफ रख रहे हैं। तो हमारे यहाँ के अंचल के जो कलाकार है, जो सरस्वती के साधक हैं, माँ सरस्वती के, उनके प्रति हम लोग अनदेखा क्यों कर रहे हैं? कुछ ना कुछ इन्हें भी अपना आर्थिक सहायता, इनके खाने पीने का व्यवस्था तब तक बिल्कुल करनी चाहिए जब तक अपना स्टेज शो का इन्हें परमिशन नहीं मिल पाता। जी जी जी, ये प्रयास हम लोग कर रहे हैं भैया। जल्दी अपना कोशिश है कि अपना मुलाकात भी हो जाएगी इस हिसाब से। उदय जी, आखिर में हमारे श्रोताओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? पूरे छत्तीसगढ़ के श्रोताओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कलाकार तो पूरे छत्तीसगढ़ में हैं, क्या कहना चाहेंगे आम लोगों से आप? मैं यही कहना चाहूंगा कि हजारों लोगों में एक ही कलाकार देखने को मिलता है हम लोग को आसपास। तो अभी जो कलाकारों का जो दयनीय स्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए आसपास के अपने जो भी कलाकार जिनके बारे में हमें जानकारी मिलती है उनसे मिले, उनकी मदद करने का प्रयास करें। अगर हम लोग थोड़ा भी उनके साथ में अपना ये खुशी बांटते हैं तो वो कलाकार, उसका परिवार जो है बिल्कुल अपना खुश रहेगा और उनकी दुआ जो है हम सबको मिलेगी। और कोशिश ये है कि माँ सरस्वती के जो साधक है हमारे कलाकार लोग, बहुत नामचीन लोग हैं लेकिन पैसे अपना जमा नहीं कर पाए हैं पारिवारिक खर्चे के कारण में। तो इस समय हमारी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं बनती है कि हम लोग उनके साथ थोड़ा कंधे से कंधे मिला करके चल रहे। अपील है दिया बस। बहुत अच्छे आपके विचार हैं उदय जी। हम यही कामना करते हैं कि हमारे ज्यादा से ज्यादा कलाकारों को इस घड़ी में, इस दौर में मदद मिले ताकि वे अपने संकट से उबर सकें और कला के प्रति अपनी साधना को जारी रख सकें। उदय जी, इस अवसर पर आप अपनी पसंद का कोई गीत बताइए जो श्रोताओं को हम सुनाएंगे। हाँ जी जी, मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ हमारे फिल्म इंडस्ट्री के म्यूजिक डायरेक्टर से, गायकों से। इन्हीं के कारण मैं अपना सोच करने का पूरा ग्रुप जो है विचार करता है। मन्ना डे जी बहुत बेहतरीन मतलब अपना गीत गाया है जो आज भी क्या बोलता, वो गीत याद आते ही साथ ऐसा एक भावना आता है कि हम लोग को कुछ न कुछ करते रहना चाहिए जी। अनुरोध फिल्म के लिए उन्होंने गाया था, तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो, तुमको अपने आप ही सहारा मिल जाएगा। तो सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत। उदय जी, इस बातचीत के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सहारा हो तो किसी का सहारा बनो, तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो, तुमको अपने आप ही सहारा मिल जाएगा। कश्ती कोई डूबती पहुंचा दो किनारे पे, तुमको अपने आप ही किनारा मिल जाएगा। तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो, तुम बेसहारा हो तो।
हंसकर जिंदा रहना पड़ता है, अपना दुख खुद सहना पड़ता है। रास्ता चाहे कितना लंबा हो, दरिया को तो बहना पड़ता है, दरिया को तो बहना पड़ता है। हो तुम हो एक अकेले तो रुक मत जाओ, चलो निकलो, रास्ते में कोई साथी तुम्हारा मिल जाएगा। तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो, तुम बेसहारा हो तो। ला 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 ला। जीवन तो एक जैसा होता है, कोई हंसता कोई रोता है। सब्र से जीना आसान होता है, फिक्र से जीना मुश्किल होता है, जीना मुश्किल होता है। थोड़े फूल है कांटे हैं जो तकदीर ने बांटे हैं, हमको इनमें से हिस्सा हमारा मिल जाएगा। तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो, तुम बेसहारा हो तो। हाय मेरे हाथ, ये बाल्टी कंघा छूते ही मेरे हाथ तो वायरस बन गए। मेरा गला पकड़ लिया, तभी वो आया, बोला सेल्समैन शौचा सिंह बस 20 सेकंड की धुलाई और खेल खत्म। पूछा तुम कौन? बोला मैं तेरा साबुन, और सपना टूट गया। सपना फिल्मी है पर साबुन ही है, ऐसे वैसे कैसे भी वायरस और देखी अनदेखी गंदगी से निपटने का सबसे वफादार यार। ध्यान रहे 20 सेकंड तक साबुन से हाथ धोना, खासकर 4 मौकों पर, यानी जब शौच को जाओ, जब बाहर से आओ, बच्चों का मल साफ करने के बाद, खाना खाने, पकाने और परोसने से पहले। तो चलो साबुन पर हाथ रखकर खाओ कसम, हाथों को वायरस नहीं बनने देंगे हम। स्वच्छ भारत अभियान पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा जनहित में जारी। तो श्रोताओं, मदद कलाकारों की हो या किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति की, कोरोना काल के इस दौर में हमें सभी का ध्यान रखना है और इस बात का खास ध्यान रखना है कि हम अपनी और दूसरों की सुरक्षा संक्रमण से हमेशा करें। तो सुरक्षित रहें, मुस्कुराते रहें, इसी कामना के साथ आज के इस कार्यक्रम से दीपक हटवार को अनुमति दीजिए। नमस्कार।